गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में हासिल कर रहे होंगे। एंड आई विश कि आप सब लोगों को नेक्स्ट ईयर अपनी ड्रीम जॉब्स मिल जाए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने इस बार अपने सारे बैंकिंग एग्जाम्स दे दिए हैं, बट उनका प्री क्लियर नहीं हुआ है। उन्होंने अपना IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे दिया एंड उसमें भी बहुत कम चांसेस उनको लग रहे हैं कि उनका क्लियर होगा। ये वीडियो खासकर उन सब लोगों के लिए है। आई नो कि अभी कोई भी ऐसे नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं जिसकी वजह से आप सब लोग डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि अब अपनी लाइफ में हम करें क्या, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। होप आप सब लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी मेरी जर्नी से। मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। मैंने अपनी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है। तो जब हम लोग अपने प्री फाइनल ईयर में थे, तब मेरे को मेरे सीनियर्स जितने थे वो सब यही बताते थे कि अगर तुम लोग गेट का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, जो IIT कंडक्ट करवाता था उस समय, और अभी भी IIT एंड अलग अलग बॉडीज़ हैं वो कंडक्ट करवाती हैं, अगर आप वो वाला एग्ज़ाम निकाल लेते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। क्योंकि उसके बाद या तो आपको PSUs मिल जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, या फिर आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा। IIT के एडमिशन के बाद भी आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है। एंड उस या फिर आपकी जब आपको PSU में गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो फिर आपकी लाइफ सिक्योर हो ही जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था उनकी इस बातों से, और मैंने अपने फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करी और गेट के एग्ज़ाम को एक डिसेंट स्कोर में क्लियर कर लिया। ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, डिसेंट मार्क्स थे मेरे, बट मुझे IIT मिल गया था। PSU की तो कोई कॉल नहीं आई थी, बट मुझे IIT मिल गया था। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुझे इस चीज़ की खुशी नहीं थी कि मुझे IIT मिला या नहीं मिला, मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि अब मेरी लाइफ सेट हो गई है। अब मुझे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है और लोग कुछ और बताते हैं। जब मैं IIT के अंदर गया, तब मेरे साथ पूरी आप बोल सकते हैं कि हालात चेंज हो गए और सब कुछ चेंज हो गया। क्योंकि वहाँ पे जब रियलिटी पता चली, तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ पे बताया गया कि जितने भी सीनियर्स थे हमारे वहाँ पर, उन्होंने ये बताया कि IITs में बीटेक वालों की ही प्लेसमेंट होती है, एमटेक वालों की बहुत कम प्लेसमेंट होती है। क्योंकि हम लोग IT ब्रांच के थे नहीं, ना ही CS ब्रांच के थे। हम लोग कोर मैकेनिकल ब्रांच के थे, और मैकेनिकल ब्रांच में जो कंपनी होती है वो बीटेक स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रीफर करती है एज कम्पेयर टू एमटेक स्टूडेंट्स। एमटेक स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट होते हैं, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट पूरे बैच में 2-3। मैंने कहा ये तो कंडीशन हमारे बीटेक में भी ऐसी ही थी, क्योंकि मैं भी एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा था। वहाँ पे यही था कि अप्रॉक्स 20% स्टूडेंट्स को ऑफ द होल बैच प्लेसमेंट हो जाता है एंड 80% का प्लेसमेंट नहीं होता। अब यहाँ पे भी यही इशू। तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। मैंने अपने लेवल की IES की एक जॉब होती है, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मेरे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया था कि हम लोग को IES की तैयारी करनी चाहिए, और मेरे बहुत से सीनियर्स IES की तैयारी कर भी रहे थे। बट IES में प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड साथ ही साथ वैकेंसीज बहुत कम है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि IES में टोटल वैकेंसीज 200 to 300 वैकेंसीज निकलती हैं पूरे साल भर में, और जिसमें मैकेनिकल की वैकेंसीज होती हैं आपकी 50 to 60, और उसी के लिए फाइट करना था। तो मैं इधर मेरी एमटेक भी चल रही थी, मैं उधर प्रिपरेशन भी कर रहा था IES की। मैं अप डाउन करता था, रुड़की से दिल्ली, दिल्ली से फिर वापस रुड़की, और अपनी फुल फ्लेजेड तैयारी कर रहा था। जब मैंने अपना पहला IES का एग्ज़ाम दिया, IES का एग्ज़ाम देने के बाद उसी के 2 से 4 दिन के बाद ही एक न्यूज़ आई कि रेलवे ने अपनी जितनी भी वैकेंसीज है वो IES के थ्रू हटा ली है। और हम लोगों के जो मेजर रिक्रूटर था वो रेलवे ही था। रेलवे की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती थी मैकेनिकल के लिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, मैंने प्रिपरेशन करते हूँ, और अब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता बीच में। मैंने सोचा कि मेंस तक का प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जो होगा। रिजल्ट आया,
मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही रेलवे ने अपनी वैकेंसीज हटा ली तो वैकेंसीज अपने आप कम हो गई, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया था, और जितना मैंने कट ऑफ सोचा था उससे अप्रॉक्स 50 मार्क्स ज़्यादा चला गया था कट ऑफ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इधर साइड मेरी एमटेक भी कंप्लीट हो रही थी, और उधर साइड मेरे पास एक फेलियर आ चुका था, मेरा आईएएस क्लियर नहीं हुआ है। अब मैंने सोचा कि मैं फिर से आईएएस की प्रिपरेशन करता हूँ, बट हुआ क्या कि हमारा कोविड लग गया। कोविड की वजह से हर जगह कोचिंग्स बंद हो गई। मैं वापस अपने घर आ गया। घर में मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि रेलवेज के लिए ही प्रिपरेशन करता हूँ, आज नहीं तो कल रेलवे अपनी पोजीशंस निकालेगा ही इंजीनियरिंग की। मैंने 6 महीने तैयारी करी, बट रेलवे ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस चीज़ की तो जॉब वैकेंसीज ही नहीं निकल रही हैं मेरे लिए। बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसने अपनी बीटेक कंप्लीट कर ली है, मास्टर्स कर रहा है आईआईटी से, और उसके पास इस चीज़ की टेंशन ये है कि फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट्स कैसे कंप्लीट होगा, या और दूसरा साथ ही साथ कोई जॉब नहीं लग रही है। ये भी नहीं समझ आ रहा कि जिस जॉब की मैं तैयारी कर भी रहा हूँ उस जॉब के नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। ऊपर से जो घर वाले और साथ में जो रिश्तेदार होते हैं और आस पड़ोस वाले, वो सब यही पूछ रहे हैं कि बेटा कब नौकरी लगेगी, कब नौकरी लगेगी। मैं उसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गया कि मैं अब क्या करूँ। मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया एक दिन कि मैं फिर से गेट का पेपर दूंगा, और इस बार इतने अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा कि मुझे डायरेक्ट पीएसयू की कॉल आ जाए और इन सब झंझटों से मैं दूर हो जाऊँ। मैंने फिर से गेट की प्रिपरेशन किया, एंड गेट का प्रिपरेशन करने के बाद जब मेरा दूसरी बार जब मैंने गेट दिया, तब मेरा गेट क्लियर तो हो गया, लास्ट टाइम से अच्छी रैंक भी आई, बट कोई पीएसयू कॉल नहीं आया। और अल्टीमेटली मैं एक ऐसा स्टूडेंट बन के रह गया जिसको आप बोल सकते हो, मैंने मास्टर्स भी आईआईटी से कंप्लीट हो गई, मेरी वहाँ पे भी 2 से 3 कॉल आई थी इंटरव्यू की, बट मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उधर। और कुछ उसमें जो जॉब थी वो कंसल्टिंग जॉब्स थी, जिसको आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मेरे कोर की जॉब नहीं थी, तो इसलिए मुझे पसंद भी नहीं थी वो जॉब। और दूसरी साइड मेरे हाथ में ना ही कोई जॉब है, ना ही मेरा कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। एटलीस्ट मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया था, मैं चाहता था कि मैं डिसीजन यूपीएससी का भी ले सकता था, बट मैंने ये चीज़ सोच के डिसीजन लिया कि एटलीस्ट इस एग्ज़ाम में ये जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है बैंकिंग का, वो टाइम बाउंड पैटर्न है। मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद आपका जो जॉइनिंग का जो डेट होती है या टाइम होता है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू अलग अदर जॉब्स, एंड थोड़े चांसेस ज़्यादा हैं इसमें सेलेक्ट होने के। और इसमें क्या है कि आपका बैंकिंग एग्ज़ाम एक ऐसा ही एग्ज़ाम है जिसमें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती हैं एज कम्पेयर टू रेलवे या फिर इंजीनियरिंग जॉब्स के। तो फिर मैंने अपना करियर स्विच किया और मैंने रेगुलेटरी बॉडी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, जितनी भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी थी, सबका मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया ज़ीरो से। एक ऐसा स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग से ही सब कुछ अपना सोचा था कि उसका पूरा करियर इंजीनियरिंग में बनेगा, उसने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी। सब कुछ, मतलब एज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैंने एग्रीकल्चर पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, जिस चीज़ को मैंने आज तक कभी छुआ भी नहीं था, मैंने सिर्फ उनके नाम ही सुने थे, वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े। मैंने मैनेजमेंट पढ़ा, मैंने फाइनेंस पढ़ा, बट मुझे लग रहा था कि कभी कहीं ना कहीं मुझे सक्सेस जरूर मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आईआईएम का पेपर दिया, तो आईआईएम का पेपर में मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट मैंने यही सोचा कि मैं पुरानी वाली गलती नहीं करूँगा, क्योंकि आईआईएम में मेरा फिर 4 ईयर का प्रोग्राम था, वो उसको आप पीएचडी प्रोग्राम बोल सकते हैं। तो मैंने यही सोच लिया था कि अब मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जॉब करनी है।
मैंने साथ ही साथ मिनिस्ट्रीज़ के अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैं देता रहा एंड फुल फ्लेजेड तैयारी करने लगा, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ की। मैंने नाबार्ड का पेपर दिया, नाबार्ड का पेपर मैंने उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस क्लियर हो गया, बट इंटरव्यू में मैं फिर से रह गया। फिर से ये मेरी लाइफ का अभी तक का तीसरा सबसे बड़ा फेलियर था। फिर मैंने आरबीआई का एग्ज़ाम देने का सोचा, बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया। इसलिए नहीं दे पाया, मैं पर्टिकुलर आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मैं उस समय इंजीनियरिंग जॉब्स की तैयारी करने लग गया। मैं खुद ही अपने आप को स्विच करने लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आरबीआई का, क्योंकि उस साल आरबीआई का नोटिफिकेशन आया नहीं, तो मुझे लगा कि आरबीआई का पता नहीं कब आएगा। मैं और उसी समय हुआ क्या मेरे साथ कि मेरा एक पीएसयू की कॉल आ गई। मैं सोचा कि मैं इसी को ही तैयारी करता हूँ, इसी जॉब में ही मैं लग जाऊंगा। मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मुझे इसी को ही अपना फाइनल करना है। बट उसके चक्कर में मैंने आरबीआई की प्रिपरेशन छोड़ दी, और उसमें भी मेरा जीडी में मैं निकाल दिया गया। मेरा बस ऑन वीडियो कॉल मेरा जीडी हुआ था, बट मैं आपको बता सकता हूँ इतना वर्स्ट जीडी था मेरी लाइफ का, मैंने कभी इतना खराब जीडी दिया ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, जो इंटरव्यू होता है या फिर जीडी का जो प्रोसेस होता है, जब आप वीडियो कॉल में दोगे तो आपको अपना 100% देना पड़ता है, और उस टाइप का कोई मैंने प्रैक्टिस किया ही नहीं था। मुझे लग रहा था 1-to-1 आपका इंटरव्यू होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसकी वजह से मेरा वो जॉब भी मेरे हाथ से चला गया। अब फिर से मैं ज़ीरो पे ही खड़ा हो गया आके, जहाँ से स्टार्ट किया था मैं वहीं पर ही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ना मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में कुछ कर पा रहा हूँ, ना ही मैं बैंकिंग सेक्टर में कुछ कर पा रहा हूँ। होपफुली एक आशा की किरण जगी, और मेरे एक मिनिस्ट्री का जो जॉब था स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, एक एज अ स्केल 1 ऑफिसर का मुझे जॉब मिल गया। मैंने उसका एग्ज़ाम दिया था, वो एक ही एग्ज़ाम था, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि उसमें नॉर्मल एप्टीट्यूड आई थी, और मेरी एप्टीट्यूड ठीक ठाक है। मैंने क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो मेरी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी है, और मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, तो फिर मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है। तो मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। बट मेरे अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जितने मेरे साथ के जो कलीग्स थे या फिर मेरे सीनियर्स थे, वो इतनी बड़ी पोजीशंस पे थे कि मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था अपने लिए, कि मैं क्यों नहीं ऐसे अच्छे डिसीजन ले पाया कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं। बहुत से ऐसे मेरे सीनियर्स हैं, तो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, और या फिर बहुत बड़ी बड़ी एमएनसीज में बहुत हाई पैकेजेस में, मतलब 7 डिजिट के पैकेज में पैसा कमा रहे हैं, और मैं इधर 6 to 7 लाख रुपीज़ की जॉब कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैं मैंने फिर डिसाइड किया, मैं साथ ही साथ ये जॉब तो मैं कर ही रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपकी अपनी जॉब की रियलिटी बताता हूँ। जो मेरी ये जो जॉब थी, ये टेम्परेरी बेसिस पे जॉब थी, मतलब आप बोल सकते हो जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड में बोलते हैं, जिसके मेरा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं 3 इयर्स के बाद मैं फिर से जॉबलेस हो जाऊंगा। तो मैंने यही सोच लिया था कि इस जॉब को पकड़ने के बाद कि मुझे हर हालत में अपना आरबीआई का एग्ज़ाम क्लियर करना है, हर हालत में। मैं तब से अभी तक सिर्फ आरबीआई की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बीच में मैं कोई भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा। मैंने इस बार अपनी ज़िंदगी में पहली बार आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था। इसलिए दिया था ताकि चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने आरबीआई का जो इस बार पैटर्न देखा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं जो आपके नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं उनके अगर पैटर्न को मैं समझ गया और उसमें अगर मैंने क्लियर कर लिया, तो मैं आरबीआई का फेज 1 क्लियर कर लूंगा, क्योंकि जो आपका प्री का एग्जाम और मेंस का एग्जाम होता है उसी लेवल का ही आरबीआई का फेज 1 का एग्जाम आता है। मैंने आरबीआई आरआरबी पीओ का पहली बार जब एग्जाम दिया, जब मैं सेंटर पहुंचा, तो सेंटर में मेरे साथ एक बहुत बढ़िया वाकया हुआ। मैंने जिंदगी में इतनी ज्यादा भीड़ देखी ही नहीं थी कभी भी। मैं सही में लिटरली डर गया, मैंने कहा इतने ज्यादा लोग पेपर देते हैं।
मैं बहुत 1 घंटे पहले मैं लाइन में लगा था, 1 घंटे धीरे-धीरे क्योंकि मैंने कोई ख़ास प्रिपरेशन की नहीं थी। मुझे जितना नॉलेज है मैंने उतनी से ही प्रैक्टिस की थी। मैंने वहाँ पे जाके मुझे पैटर्न का पता चला था पूरा कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, क्या-क्या होता है, क्योंकि मैंने कोई भी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं करके गया था, बस कॉल लेटर उठाया और चला गया था। अब वहाँ पे मैंने 45 मिनट्स का टाइमर, मुझे पता ही नहीं चला 45 मिनट्स कब हो गए। मेरे 35 टू 40 क्वेश्चंस ही क्लियर हुए होंगे और 45 मिनट्स खत्म। जब मेरा रिजल्ट आया मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर मैंने अपनी स्पीड पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मुझे कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एज ए इंजीनियर मैं मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक टेक्निक है जो मैं शुरुआत से अप्लाई करता हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आउटपुट ला पाऊँ। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया यूट्यूब में। मैंने बहुत कुछ देखा कि कैसे मैं अच्छे से अच्छा वीडियो, कौन कौन से टीचर्स हैं जो अच्छे से अच्छा कंटेंट देते हैं, मैंने उनका पढ़ा। और पढ़ते पढ़ते मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे ही मेरे, मैंने स्पीड वाली जो टेक्निक्स थी वो भी सारी ग्रैप्स कर ली। और मैंने अपने लाइफ का पहला बैंकिंग एग्ज़ाम दिया, एसबीआई पीओ, और उसमें मेरा 74 अटेम्प्ट मैंने किए थे और मेरे 69.25 मार्क्स थे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ अपनी इस छोटी सी स्टोरी से कि आपको हार नहीं माननी चाहिए। मेरे पास भी ऐसे बहुत से ऐसे समय आया कि जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उस समय सारे अब मेरे पेरेंट्स भी पूछ रहे थे कि अब तुम क्या करोगे, साथ ही साथ रिलेटिव्स भी पूछ रहे थे कि अब कब जॉब लगेगी, कब जॉब लगेगी। पेरेंट्स से ज़्यादा टेंशन रिलेटिव्स को होता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करने लगा था। बट मैंने हार नहीं मानी, मैं हसल करता रहा और मैं अभी भी हसल करता करता हूँ। मैं अभी जॉब करता हूँ, जॉब के बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के लाता हूँ। इसलिए लाता हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो एक ही न्यूज़ के लिए 4-5 जगह देखते हैं। मैं ऐसा नहीं करता, मैं पर्टिकुलर कुछ ही सोर्सेज हैं जिनको मैं देखता हूँ, और वो भी न्यूज़ चैनल या आर्टिकल्स होते हैं। मैं पर्टिकुलर कुछ ही ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको मैं रिफ़र करता हूँ। जैसे अनिल अग्रवाल सर हैं, वो अच्छे हैं। संकल्प के एक टीचर हैं, उनका नाम मैं भूल गया, वो भी अच्छे हैं, वो भी जेन्युइन सोर्स के थ्रू ही न्यूज़ देते हैं। तो मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, और उनसे और साथ में जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो मेरे कलीग्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उनसे बात करके ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपको अपना 100% देते रहना है। अभी मैं जानता हूँ कि अभी आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप कैसे, अब क्या करोगे, अब एग्ज़ाम कब आएगा। उसकी टेंशन मत करो, क्योंकि वो हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में सिर्फ प्रिपरेशन करना है। आप प्रिपरेशन करते रहिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 6 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपकी नौकरी पक्की है, एंड आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। होप आप सबों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी मेरी इस कहानी से। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत लंबी वीडियो जा रही है। इस कहानी को बताते बताते तो 1 घंटा भी लग सकता है, बट इसको आप ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आप सब लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँ। और मैं एक चीज़ आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लेकर आ रहा हूँ कि मैंने पिछले 2-2.5 महीने में क्या किया है कि मैंने फ़िल्टर आउट कर लिया है कि मुझे क्या-क्या पढ़ना था बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको ये पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़ना है और क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों के लिए एक 1 वीडियो 1 कॉन्सेप्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप सब लोगों के लिए पर्टिकुलर हर टॉपिक की एक वीडियो बनाऊँगा। उसमें जितनी भी ट्रिक्स हैं आपकी, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने खुद बनाई है, क्योंकि मुझे वैसे भी कुछ नहीं आता इस टॉपिक के बारे में। मैंने सिर्फ़ जो यूट्यूब में है उसी से ही सीखा है, और वही चीज़ मैं आपको डिलीवर करूँगा। बट ये चीज़ है कि अगर मैंने जो इस एक वीडियो में आपको जो डिलीवर करूँगा, वो अगर आप यूट्यूब में खुद सर्च करोगे
तो 20 से 25 वीडियो जब आप देखोगे तब वो चीज़ आपको मिल पाएगी, वो भी एक टीचर की नहीं, बहुत से टीचरों की। क्योंकि मैंने 4-5 टीचर को रेफ़र किया है और मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरा रिटेंशन पावर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं हर एक वीडियो 2x की स्पीड से देखता हूँ। तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी वीडियो देख लेता हूँ। और मुझे पता है कि हम लोग को आईआईटी में एक चीज़ सिखाई गई थी, क्योंकि हमारा आईआईटी में एक चीज़ मुझे आईआईटी ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, वो ये है कि हमको मेरी रीडिंग कैपेसिटी और मेरी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम लोगों को जब हम लोग रिसर्च करते थे, तो रिसर्च में हम लोग को एक-एक दिन में 200-200 पन्ने पढ़ने पड़ते थे। तो उसकी वजह से मेरी रीडिंग स्पीड और ग्रास्पिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि हम लोग को पता चल जाता था कि पूरे एक पन्ने में कौन से कीवर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको वही से नोट डाउन करने होते थे पूरे पूरे रिसर्च पेपर में। तो उसकी वजह से ये चीज़ का मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट मिला है, और वो उस बेनिफिट का जो एडवांटेज है वो मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूँ वीडियोज़ के फॉर्म में। तो फिर आप सब लोगों से एक छोटी-सी गुज़ारिश ये रहेगी कि आप सब लोग मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मुझे किस सब्जेक्ट के वीडियो से स्टार्ट करना चाहिए? वैसे मैं बनाऊँगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है, मैं उनकी वीडियोज़ पहले लेकर आऊँगा और बाकी सबकी वीडियोज़ बाद में लेकर आऊँगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बस इतना बता दीजिए, और मैं विदिन 2 टू 3 डेज़ आपकी पर डे एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू।